हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर 7। तो एक शायरी से शुरुआत करूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आपका टैलेंट होना चाहिए आपके पास। आपको अपना बोलते ना, अपना परिचय देने की जरूरत नहीं होती है कि मैं कौन हूं, ठीक है ना। आपका टैलेंट, जैसे कोई बच्चा टैलेंटेड होगा अपने आप टीचर पूछ लेगा बेटा आपका क्या नाम है, या फिर पास वाला बच्चा अपने आप आपसे इंटरेक्ट हो जाएगा, आपसे पूछ लेगा भाई कहाँ का है तू, कौन से स्कूल में पढ़ता था, है ना। तो अगर आप टैलेंटेड होंगे ना तो आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, चैप्टर 7 में अपन ने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा था? सेंटर ऑफ मास। इससे पहले रिजिड बॉडी का आइडिया बता दिया था कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें उसी बॉडी के किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, टाइम के साथ कभी चेंज ना हो, तो वो बॉडी कैसी होगी? रिजिड बॉडी। दिमाग में रखना। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास अपन पहले पार्टिकल्स के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? पार्टिकल्स के लिए, मतलब पॉइंट मास के लिए। फॉर टू पार्टिकल्स, अगर दो पार्टिकल्स हो तो सेंटर ऑफ मास कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं? देखिए, ये मास m1 है, ये मास m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस l है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? l है। तो m1 से कितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा? एक तो श्योर है कि जो मास हैवी होगा उस साइड सेंटर ऑफ मास होगा। चलो m2 हैवी मान लेते हैं और मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहां पे COM, सेंटर ऑफ मास। m1 से कितनी डिस्टेंस पे होगा? लाइक से r1 डिस्टेंस पे। तो r1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद रखना, r1 इक्वल टू, जब भी m1 से सेंटर ऑफ मास निकाल रहे ना, m1 से कितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास, तो सामने वाला मास m2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस l अपॉन टोटल मास। खत्म। अगर m2 से कितने डिस्टेंस पे होगा? लेट से r2। ऐसे भी कर सकते हो, l माइनस r1 कर दो। मैं r2 बता रहा हूं। r2 इक्वल टू, यहां से निकाल रहे हो तो सामने वाला मास m1, दोनों के बीच के डिस्टेंस l अपॉन m1 प्लस m2। ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में सेट रखना, बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये फॉर्मूले, अगर पार्टिकल वाले मास हो ना, पॉइंट मास, तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। मैं सेवरल पार्टिकल्स के लिए बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फॉर सेवरल पार्टिकल्स, एक से मतलब दो से ज्यादा पार्टिकल हो, m1 m2 m3 m4 m5, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो अब क्या करते हैं, अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। मान लो हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस है और वर्टिकल में y एक्सिस है, और ये वाला ओरिजिन है 0,0। अभी मैं z एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 गिवन हो, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 गिवन हो, इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 गिवन हो। तो x सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? x सेंटर ऑफ मास यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से x सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो वो होगा बेसिकली m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन। अगर बहुत सारे पार्टिकल हो तो ये चलता रहेगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यस और नो? सिमिलरली y के लिए भी सेम लिखा जाएगा, y सेंटर ऑफ मास m1 y1। ये चीज मैं कल पढ़ा चुका हूं। एक और चीज सिखाता हूं फिर से। एट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं मैथ्स में, सिग्मा समीशन ऑफ mi xi। और i की वैल्यू कहां से? 1 से लगाकर 3 तक, 1 से लगाकर 3 तक। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। अपॉन नीचे क्या है? समीशन ऑफ mi, ओनली मास का समीशन हो रहा है, i इक्वल टू 1 से 3 तक। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये x सेंटर ऑफ मास लिखा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्म लिखा है ना मैथ्स का, इसकी मैं जरूर समझाऊंगा आपको आगे। एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने में इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कैसे? देखो, मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो चीज पढ़ाई थी बेसिक मैथ्स में।
इंटीग्रेशन क्या काम करता है? जोड़ने का। इंटीग्रेशन क्या काम करता है? जोड़ने का। और डिफरेंशिएशन तोड़ने का। एक चीज याद रखो फिर से, जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था तुम्हें, क्या पढ़ाया था? ग्राफ। मान लो कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैसे निकालते हो? यहां से एक्स पे जाके एक डीएक्स की स्ट्रिप लेते हो। क्या करते हो? डीएक्स की एक स्ट्रिप लेते हो। अगर ये स्ट्रिप ऐसी ऐसी स्ट्रिप मैं ऐड कर दूं तो इस y और x के नीचे वाला ये वाला ग्राफ का पूरा एरिया मिल जाएगा। इस एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते थे? याद करो, एरिया इक्वल टू बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अच्छा अच्छा अच्छा, इन स्ट्रिप को जोड़ोगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा ना, तो उसको ऐसे लिखते थे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx। तो याद रखना, जब भी जोड़ने की बात आए तो मैथ्स में इंटीग्रेशन को याद करना। किसको याद करना? इंटीग्रेशन को याद करना। ठीक है, बायो वाले बच्चे तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं बेसिक इंटीग्रेशन सिखा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते, कैसे जरूरत पड़ेगी इसकी मैं बताता हूं। अभी पहले एक सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 मास दे रखे हैं, 3 पार्टिकल दे रखे हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ओरिजिन पे एक मास रखा हुआ है m। कितना रखा हुआ है? m। एक दूसरा मास यहां पे रखा हुआ है 2m। कितना रखा हुआ है? 2m। और यहां पे रखा हुआ है 3m। कितना? 3m। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तीनों मास कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल समझ गए? ठीक है, जिसकी साइड इक्वल हो, तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो, और तीनों साइड इक्वल हो। ये 2m मास है और लेट से ये साइड a, कितनी है? a। इसकी साइड कितनी दे रखी? a दे रखी है। एंगल कितना होगा मेरे को कोई बता सकता है? एंगल 60 डिग्री होता है, मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, तीनों एंगल इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल 60 डिग्री। ओके, अब इस सवाल को कैसे करोगे? आपको पूछा कि x सेंटर ऑफ मास निकालो एंड y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। कैसे करो मैं बताता हूं कि ये वाला मास अपन ने ओरिजिन पे मान लिया तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 लिख सकता हूं। बोला यस। ये x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 लिख सकता हूं। बोला यस। सर इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? मैंने बोला देख इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोला यस। इसकी साइड a है तो ये वाली साइड भी a होगी। बोला यस। ये साइड भी कितनी होगी? a होगी। अब देख यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये वाला ट्रायंगल देख O, इस पॉइंट का नाम A दे देता हूं और इसका B दे देता हूं। ट्रायंगल OAB में तेरे को दिख रहा है कि ये वाला साइड A दे रखा है और ये एंगल 60 दे रखा है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? A cos 60। अरे यार थीटा के साथ आता है cos थीटा, तो ये साइड A दे रखी है तो ये हो जाएगा A cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा A sin थीटा। ये चीज समझा चुका हूं। बोला यस। और थीटा कितना दे रखा है? 60, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी A cos 60 और ये वाली लेंथ हो जाएगी A sin 60। कितना हो जाएगा? A sin 60। कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x एक्सिस पे A cos 60 और y एक्सिस पे A sin 60, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए A cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, यानी कि A/2, कॉमा sin 60 कितना होता है? sin 60 याद करो, sin 60 कितना होता है? sin 60 √3/2, तो ये हो जाएगा a इंटू √3/2। यस और नो? समझ में आ गया? तो इसकी कोऑर्डिनेट मिल गई। अब क्या करना है? अब तो आसान, x सेंटर ऑफ मास निकालना है। फटाफट फटाफट मैं कहां से रफ करूं? ये फॉर्मूला मेरे को चाहिए, ये फॉर्मूला मेरे को चाहिए। अभी रुको, यहां सॉल्व कर देता हूं। कैलकुलेशन करनी है बस। x सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली m1 x1 m into 0, m into 0। करने से कोई फायदा नहीं है, आगे मैं ऐसे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, m into 0 लिखूंगा ही नहीं। ऐसा कौन लिखता है भाई? ठीक है, अभी एक बार लिख रहा हूं, ये वाला ले लो, 2m into a, 2m into a प्लस ये 3m into a/2, x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं सिर्फ 3m into a/2 अपॉन टोटल मास कितना? m, 2m, 3m, 6m,
टोटल नीचे कितना हो गया 6m। सॉल्व वोल्व करना क्या, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैथ्स ही तो है। फिर क्या निकाल लो, y सेंटर ऑफ मास। y सेंटर ऑफ मास में ये तो 0 होगा, नहीं लिख रहा हूं। फिर ये 2m इंटू 0, ये भी 0 होगा, नहीं लिख रहा हूं। इसका सिर्फ 3m इंटू a रूट 3/2 आएगा। 3m इंटू a रूट 3/2 डिवाइड बाय 6m। यस और नो, बोला यस। ये देखो 3m से 6m गया, कितना बच गया 2। 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये आ गया रूट 3a/4। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया रूट 3a/4। अब x कोऑर्डिनेट देखते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट देखते हैं, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना होता है वो देखते हैं। देखो x कोऑर्डिनेट देख लो, 2m है, ये तो 0 हो गया, 2m है। पहले एक काम करते हैं, m को m से उड़ा दो, ये हो जाएगा 3ma/2 और इधर है 2a, m यहां भी कट गया ना, कॉमन आ गया। ये 2 है और ये 3a/2, 3a/2 मतलब 1.5, 2 और 1.5 कितना हो जाएगा, 2 and 1.5 3.5, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3.5 डिवाइड बाय 6 इंटू 3.5 का मतलब होता है 7/12, 7/2, 7/2, तो ये हो जाएगा 7/12a। ठीक है, मैथ्स सॉल्व करना कोई बड़ी बात तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सब टैलेंटेड बच्चे हो। तो ये क्वेश्चन फटाक से नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे, सॉल्व एग्जाम्पल तुम खुद करोगे। सेंटर ऑफ मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है क्वेश्चन बनाना। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। आपने क्या किया, यहां पे इस पॉइंट पे आपने 1 किलो रखा। कितना किलो रखा, 1 किलो। यहां से 1 मीटर पे फिर 1 किलो रखा, फिर 2 मीटर पे, ऐसे समझ रहे हो ना, 1 मीटर पे फिर 2 मीटर पे, यहां पे भी आपने 1 किलो ही रखा। कितना किलो रखा, 1 किलो रखा। फिर उसके बाद देखते जाओ, यहां पे 3 मीटर पे 1 किलो फिर रख लिया, 4 मीटर पे, ये m का मतलब मीटर है, समझ रहे हो ना, आपने यहां फिर 1 किलो मास रख लिया। तो इन सबका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इन सबका सेंटर ऑफ मास कहां पे रखना, 0 पे रखा, फिर 1 मीटर पे रखा, 2 मीटर पे रखा, 3 रखा, 4 पे रखा, तो आपको x सेंटर ऑफ मास बताना है। x सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, देखो कैसे करते मैं बताता हूं, बहुत आसान है। कैसे करोगे, m1 इंटू x1, इसके कोऑर्डिनेट कितने 0,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने 1 मीटर पे तो 1,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने 2,0, तो बहुत आसान हो गया। x का 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 इंटू 0 पहले का 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस, क्योंकि सबका मास तो सेम है ना, प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा 1 किलो 1 किलो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 5 टाइम्स, तो 5 किलो। अब ऊपर वाले का सॉल्व कैसे करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐड कर दो 1 और 4 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10/5 2 मीटर पे, 10 और 5 कितने मीटर पे 2 मीटर पे। तो x कोऑर्डिनेट 2 आ गया और y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 2, 0 सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा। क्या समझ में आया नहीं है, ऐसा आप भी देख सकते हो, कॉमन सेंस है। ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिडल में, इन दोनों का भी मिडल में और खुद का भी मिडल में, तो x सेंटर ऑफ मास आपने मैथ्स से निकाला। अब थोड़ा कॉमन सेंस से निकालना। यहां पे मैं एक फॉर्मूला सिखाना चाहूंगा, मैथ्स का फॉर्मूला है, याद रखना। यहां तो मैंने अगर 5 ही मास दिए, 1 1 1 1 5 टाइम्स, ऐसा अगर 100 टाइम्स होता तो क्या आप ऐसे जोड़ने बैठते, मैं बोलता हूं 1,0 पे 1 किलो, 2,0 पे 1 किलो, 3,0 पे 1 किलो, 4,0 पे 1 किलो, 5,0 पे 1 किलो, ऐसे करते करते 100,0 पे भी 1 किलो। फिर सम कैसे करते हैं, तो मैं सम करने का तरीका सिखा रहा हूं, मैथ्स में याद रखना। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ऐसा अगर ऐड होता है अप टू n टाइम्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। चेक कर लेना और याद कर लेना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 n तक हो
तो इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे सम कहां तक था, 1 2 3 4 तक। यहां रखो 4 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 5/2, 4 इंटू 5/2, 20/2 10, देखो आ रहा 10, 10/5 ही तो नीचे वाला मास था। सम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये सम करने का तरीका है, याद रखना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सम ऐसे होगा n इंटू एन प्लस 1/2। अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो ऐसा सॉल्व करना। एक और सिखा देता हूं फॉर्मूला, याद रखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका सम करना हो अप टू n का स्क्वायर, तो कैसे करोगे? तो इसका फॉर्मूला मैं सिखा देता हूं फिर से, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, कितना 2n/6। इसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, ये रहने दो, नहीं तो फिर तुम ऊपर वाला भी भूल जाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूला रहने दो, ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आएगा बायो वालों बच्चों खास करके। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास आपको सेवरल पार्टिकल्स के लिए समझ में आ गया। अब अपन सेंटर ऑफ मास फॉर एक्सटेंडेड बॉडी के लिए पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दो, नहीं हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस बॉडी भी बोलते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी, कैसी बॉडी? एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी कैसी होती है वो समझना कि इतनी देर मास ऐसा था, अब की बार मान लो कि आपके पास एक रॉड है, ऐसा, ये रॉड है, ये बहुत पतली रॉड है, मैं इतना दिखा रहा हूं आपको, लेकिन इसका हर जगह मास होगा। और मान लो मास यूनिफॉर्म है और टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज आपको पता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब समझते हो, एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब समझना कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे। अगर m मास है, l लेंथ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, यानी कि इस एंड से l/2 और उस एंड से भी l/2। यस और नो? इसी पॉइंट पे तो सेंटर ऑफ मास होगा, COM। अच्छा, वैसे ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैथ्स में एक तरीका होता है, मैं बताता हूं। हर पॉइंट पे मास है, हर पॉइंट पे क्या मास है, तो एक सेंटर ऑफ मास का वो फॉर्मूला मुझे चाहिए था। समीशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन dm। छोटा एक्स लिखें, थोड़ा अच्छा लगेगा, याद रखना ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। dm क्या है? छोटे छोटे मास का टुकड़ा। जैसे यहां पे मैं dm अभी लेके दिखाऊंगा, टेंशन मतलब फॉर्मूला देख लो पहले। y सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली इंटीग्रेशन dm इंटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन मैथ्स में आना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले सिखाया था, ये चीज याद कर लो। कई बच्चे सोच रहे होंगे इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट गया, dm से dm कट गया, सर को मैथ से नहीं आ रही है। ऐसे नहीं कटता। अगर ऐसे तुमने सोच लिया ना, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अच्छा चलिए, मजाक कर रहा था, कई लोग है ना, ये लोग सच मान लेंगे कि पागल हो गया क्या। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका सेंटर ऑफ मास l/2 पे कैसे लाते हैं मैं बताता हूं, सुनो फटाक से। कि मान लो यहां पे मैं ओरिजिन मान लूं 0,0 और इसको मैं x एक्सिस कंसीडर कर लूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही होगा ना, क्योंकि बहुत पतली है, तो y एक्सिस पे कुछ भी नहीं होगा। बोला ओके सर, y एक्सिस पे 0 होगा। ठीक है, अब मान लो यहां से मैं x डिस्टेंस पे जाता हूं। कितने डिस्टेंस पे जाता हूं? x डिस्टेंस पे। इस सवाल को कैसे सॉल्व कर रहा हूं वो चीज सीखना। x डिस्टेंस पे जाके मैं dx स्ट्रिप लेता हूं। ये dx बहुत ही पतली स्ट्रिप है, इतनी मोटी नहीं दिखा रहा हूं, बाकी ये इतनी मोटी नहीं होती, dx बहुत ही पतली। ये dx 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 जैसे टुकड़ों से मिलके तो बड़ी रॉड बनी है। अच्छा ना, बोला यस सर। अच्छा, इसका मास कितना होगा वो निकालना जरूरी। लेट्स से इसका मास dm है, तो dm की वैल्यू क्या होगी? पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो कैसे निकालोगे? l लेंथ का मास m है, आपने वो चीज सीखी होगी।
कि 10 रुपए में 5 केले मिलते हैं तो 1 रुपए में कितना केला मिलेगा, ये चीजें पढ़ी होगी नहीं। ऐसा समझो कि 10 रुपए में 20 केले मिलते हैं, 10 रुपए में 20 केले मिलते हैं तो 1 रुपए में कितने केले मिलेंगे, तो 20/10, 1 रुपए में 2 केले मिलेंगे। कितने केले मिलेंगे, 2 केले। 10 रुपए में 20 केले मिलते हैं तो 1 रुपए में कितने केले मिलेंगे, 2 केले। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। बच्चे बोले सर क्या कर रहे हो, नहीं जरूरी है, ये चीज समझ में आनी जरूरी है। तो L लेंथ का मास m है, L लेंथ का मास m है, तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l। कितना हो जाएगा, m/l। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, यहां पे लेंथ कितनी ली आपने, dx, तो उसका मास कितना हो जाएगा, dx लेंथ का मास हो जाएगा बेसिकली m/l इंटू dx। dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। बोले यस। तो dm की वैल्यू आ गई बेसिकली आपके पास m/l इंटू dx। दिस इज व्हाट dm। अब एक बात बताओ, ये dm यहां पे लिया, इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, इस dm की बात कर रहा हूं, बाकी रॉड को भूल जाओ। इस dm का सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, इसके सेंटर पे, बिल्कुल, बोला यस। और dm लगभग x डिस्टेंस पे, बोला यस। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू dmx इंटीग्रेशन dmx। dm की वैल्यू ये पड़ी m/l इंटू dx इंटू x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ m/l इंटू dx। अब m और l तो कांस्टेंट है, आपको गिवन है, m और l क्या है, कांस्टेंट, लेकिन ये dx वेरिएबल है। dx क्या है, वेरिएबल। तो m और l कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ m और l कैंसिल होंगे, जो कांस्टेंट है वो कैंसिल होगा, बाकी इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी इंटीग्रेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। बच्चे ने बोला ओके सर। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, x इंटू dx, ऊपर क्या बच गया, x इंटू dx। कई बच्चे यहां dx स्क्वायर लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये dx एक ऑपरेटर है इंटीग्रेशन का। किसका ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन का, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन से मत काटना, पहले बोल रहा हूं इंडिविजुअल होता है, अलग से इंटीग्रेशन होता है, ऐसी चीजें मत करना। अभी x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 x² 2, ठीक है, डिवाइड बाय dx का इंटीग्रेशन सिंपली x होता है। कितना होता है, x होता है। ये ब्रैकेट क्यों बनाया बताता हूं। x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, x 0 से स्टार्ट होके l तक जाएगा, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l। तो यहां 0 से l तक, 0 से कहां तक, l तक। देखो फटाफट क्या आएगा, l² 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 अपॉन l। एक l से एक l कट गया, l/2 आ गया। x सेंटर ऑफ मास रॉड का कितना आ गया, l/2। y सेंटर ऑफ मास तो 0 है, y सेंटर ऑफ मास तो 0 है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आ गया। बिल्कुल कहां आ गया, सेंटर में आ गया। तो ये चीजें दिमाग में रखना एक्सटेंडेड बॉडी के लिए कि x सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, y सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अभी देखो मैं बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, रॉड का बहुत आसान था। अगली चीज सेकंड, सेमी रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग। सेमी रिंग समझते हो, आधी रिंग। पहला था रॉड का l/2 पे, अब सेमी रिंग, और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये याद रखना, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, सेमी रिंग समझते हो, ये पूरी रिंग थी, उसमें से आधा पार्ट आपने कट कर दिया। बच्चे बोल रहे यस, ये चीज तो हम समझते हैं, ये चीज तो हम समझते। मान लो ये सेमी रिंग है आपके पास, थोड़ा ना फोटो खराब बन जाएगा, टेंशन मत लेना, समझा अच्छे से दूंगा। ये सेमी रिंग है, और मान लो इसकी रेडियस r है। इसकी रेडियस कितनी है, r है। सेमी रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। अगर पूरी रिंग होती तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता। अरे पूरी रिंग होती तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता, लेकिन आपने आधी रिंग काट दी तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा। पहला क्वेश्चन समझना मेरा कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस y एक्सिस पे होगा। इतनी चीज समझ में आ रही नहीं आ रही।
और ये वाली मान लो एक्स एक्सिस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा। यस और नो? बोला यस। सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है वो चेक करते हैं अपन। इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देखना। इसका मास कहां पे? सिर्फ इस वायर पे ऐसे 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 मास है। यस और नो? बोला यस। अब देखो, मान लो मास आपको दे रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लैम्बडा किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर में कितना किलोग्राम? लैम्बडा किलोग्राम पर मीटर। मान लो मास कितना दे रखा है? लैम्बडा किलोग्राम पर मीटर। तो ये पूरी लेंथ में कितना मास होगा? आराम से निकाल दोगे। ये पूरी लेंथ पाई आर होती है, टोटल 2 पाई आर होता है, तो आधा कितना होगा? पाई आर। तो टोटल मास भी निकाल सकते हो लैम्बडा इंटू पाई आर, लैम्बडा इंटू पाई आर। लेकिन इस सवाल को कैसे करते हैं वो चीज सिखा रहा हूं, पहले बोलता हूं सेंटर ऑफ मास वाई पे कहीं ना कहीं यहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा नहीं होगा, ये चीज समझना कि सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे नहीं आ सकता, क्योंकि जैसा इधर है वैसा इधर है, मतलब इस एक्सिस पे ही होगा। एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा, इस रिंग का एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा। वाई सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना है। बोला कैसे करोगे सर? मैंने बोला देखो ऐसे करेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अच्छा सर डीएम कैसे करें, इस सवाल को कैसे करें, इसकी अप्रोच बता दो। तो इसमें करने का तरीका कि यहां से थीटा एंगल पे चले जाओ। कितना एंगल पे चले जाओ? यहां से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे चले गए। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे चले गए? थीटा एंगल पे चले गए। थीटा एंगल पे जाके आपने डी थीटा पतली स्ट्रिप कट की, ये एंगल बहुत छोटा है। थीटा पे जाके क्या लिया? डी थीटा। जैसे पिछली बार एक्स पे जाके डी एक्स लेते थे, इस बार थीटा पे जाके डी थीटा लेना है। तो ये वाला टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़ा, ये वाला पार्ट, इसका मास आप डीएम मान लो। कितना मान लो? डीएम। सोचो ये एंगल डी थीटा और इसकी रेडियस आर है, तो ये वाली आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ कितनी होगी? आर इंटू डी थीटा। अरे रेडियस आर और एंगल डी थीटा हो तो ये वाला कितना हो जाएगा? आर्क कितना हो जाएगा? आर इंटू डी थीटा। बच्चों बोले यस। तो इसमें मास कितना होगा? इसमें मास होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। अरे लैम्बडा इंटू आर डी थीटा, क्योंकि लैम्बडा तो किलोग्राम पर मीटर, 1 मीटर में लैम्बडा किलो, तो आर डी थीटा लेंथ में कितना हो जाएगा? लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। बच्चे ने बोला यस सर। तो डीएम इक्वल टू लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। याद रखना, पहले बोला याद रखना। और ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये जेईई मेंस और नीट में पूछा जाता है, इसलिए पहले मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूं, फिर इसके बाद मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। ओके, तो वाई सेंटर ऑफ मास फटाक से लिखो। वाई सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना? लैम्बडा आर डी थीटा, लैम्बडा आर डी थीटा। और वाई सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे यहीं कहीं होगा, ये वाई हाइट पे होगा ना इस डीएम का, यहीं कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। बोला यस। और ये वाली लेंथ आर है, क्योंकि रेडियस की इक्वल होगी, तो ये वाला परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये वाई हाइट, यहां पे वाई की वैल्यू क्या लिखोगे? इस मास का सेंटर ऑफ मास, ये वाई कितनी हाइट होगी? ये वाइट हो जाएगी बेसिकली, ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज द आर साइन थीटा। बोला ओ हो सर वाई की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। आपको समझ में आया नहीं आया? y की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली r sin थीटा। बच्चे ने बोले ठीक है सर, तो y की वैल्यू आ गई r sin थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है? लैम्बडा r d थीटा। क्या समझ में आया? नहीं? अब सर थीटा की लिमिट कहां से लगाओ? लिमिट देखना, ये लाइन मैंने कहां से शुरू की? थीटा 0 से हॉरिजॉन्टल से शुरू किया, जूम 180 डिग्री तक, 180 मतलब पाई रेडियन। फिर से देखो थीटा स्टार्ट कहां से होता है? थीटा ऐसे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होके कहां तक चलना पड़ेगा? यहां से मास स्टार्ट होता है, मास 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 यहां तक पाई रेडियन तक। तो लिमिट लगेगी 0 टू पाई, लिमिट लगेगी 0 टू पाई। क्या समझ में आया नहीं आया? आ जाना चाहिए। लैम्बडा क्या है? कांस्टेंट है, लैम्बडा एक कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो लैम्बडा से लैम्बडा गया, आर से आर गया। अब डी थीटा से डी थीटा नहीं जाएगा, क्योंकि थीटा चेंज कर रहे हैं अपन, थीटा क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। लैम्बडा और आर चेंज नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। वाई सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली, दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट में देख लेता हूं, विजिबिलिटी कैसी है? विजिबल है ना सबको? यस यस यस, थोड़ा और डार्क दिखाते हैं। वाई सेंटर ऑफ मास
इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा और आर साइन थीटा, आर बार ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। देखो साइन थीटा का फंक्शन है तो डी थीटा आया पीछे, और नीचे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। यस और नो, बोला यस। अब आर तो कांस्टेंट है, लिमिट लगी 0 टू पाई। पहले तो बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ये चीज याद रखना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और 0 टू पाई डिवाइड बाय नीचे वाले डी थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा। जैसे dx का x होता था वैसे डी थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा, और 0 टू पाई। बोला ओके। आगे बढ़ते, आगे क्या होगा, पहले रखो cos पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो r माइनस, और जैसे ही cos पाई रखोगे तो -1 माइनस लोअर लिमिट 0 रखो। अरे या फिर एक काम करो, इस माइनस को बाहर ले लो, इस माइनस को बाहर ले लो, तो अब क्या बचेगा, ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया। cos थीटा, पहले cos पाई रखो -1, फिर बीच में आएगा माइनस, लोअर लिमिट रखो, cos 0 भी कितना होता है 1 डिवाइड बाय पाई -0 यानी कि पाई, पहले रखो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो पाई -0, पाई -0, तो ऊपर क्या आया -1 -2, और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2, तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 2r बाय पाई। आंसर कितना आ गया, 2r बाय पाई। क्या समझ में आया नहीं आया, यस और नो, तो आंसर आ गया 2r बाय पाई। अच्छा, यहां से 2r बाय पाई, पाई की वैल्यू होती 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती 3.14, 2 में 3 का भाग जाएगा तो r से कम आएगा ना, 2/3 1 से कम, यानी कि पॉइंट कुछ आना, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, और कितनी हाइट पे होगा, 2r बाय पाई पे। कितनी हाइट पे होगा, 2r बाय पाई पे। याद रखना, इससे 2r बाय पाई पे, कितने हाइट पे, 2r बाय पाई पे, याद रखो 2r बाय पाई पे। चलिए, तो ये सवाल हो गया, याद रखो। अब सेमी डिस्क, सेमी डिस्क का क्यों बोल रहे हो, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होता। अब मैं सेमी डिस्क की बात कर रहा हूं, अब मैं कैसे डिस्क की बात कर रहा हूं, सेमी डिस्क। सेमी डिस्क का मतलब आधी डिस्क उड़ा दो, बोला ओके। अब की बार डिस्क है, डिस्क है तो मास एवरीवेयर होगा, पिछली बार सिर्फ रिंग थी, इस बार डिस्क है तो हर जगह मास होगा, बोला यस। एक बात तो श्योर है कि इसकी रेडियस अगर r है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। अगर इसको मैं x एक्सिस कंसीडर करूं, इसको मैं y एक्सिस कंसीडर करूं, तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ y एक्सिस पे होगा और यहीं कहीं होगा, बोला यस और नो, बोला यस। पर ये कितनी हाइट पे होगा, कैसे करेंगे, इसका तरीका होता है y हाइट पे जाओ और dy मोटी एक रिंग ले लो, dy मोटी क्या ले लो, रिंग ले लो, उससे इंटीग्रेशन करते आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं, आप याद कर लेना। y सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली 4r/3 पाई, याद कर लो कितना होता है 4r/3 पाई सेमी डिस्क के लिए, और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां से 0,0 से कितनी हाइट पे होगा, y सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई, याद रखना 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, याद रखना, बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेमी रिंग हो गया, आगे बढ़ते हैं, एक और अगला वाला। अगर मैं बोलूं कि सेमी हॉलो स्फीयर, हॉलो और सॉलिड दो स्फीयर होते हैं, हॉलो स्फीयर समझते हो, अंदर से बिल्कुल खाली, हॉलो स्फीयर, ऐसा समझो टेनिस वाली बॉल, हॉलो स्फीयर, और सेमी का मतलब ऊपर वाला सिर्फ आधा आधा, ऐसा। थोड़ा फोटो अच्छे से बने बस, ऐसे, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी, r, और इसके सिर्फ सरफेस पे होगा ना, मास कहां होगा, सरफेस पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कॉमन सेंस है एक्स एक्सिस पे नहीं होगा और यहीं कहीं होगा, और ये होता है r/2 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे होता है, r/2 डिस्टेंस पे। तो इसका याद रखना y सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर, सेमी हेमीस्फीयर।
पूरा स्फीयर होता तो बिल्कुल सेंटर पे होता, लेकिन सेमी है तो कहीं ना कहीं यहां पे होगा और इसकी वैल्यू होती है r/2। अगर इस हॉलो की जगह सॉलिड होता, हॉलो की जगह क्या होता, सॉलिड होता। आप ऐसे मत करना, यहां से काट के सॉलिड लिख लो, आप नया पॉइंट बनाना। पॉइंट नंबर 4 सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में एवरीवेयर मास होगा, बोला यस। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां कहीं होता है और उसकी वैल्यू होती है 3r/8। कितनी होती है, 3r/8। याद रखना कहां पे होती है, 3r/8, याद रखना 3r/8। अच्छा, और क्या होता है, याद कर लो सेंटर ऑफ मास कहां कहां होता है, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, होलोकोन, होलोकोन, कौन, होलोकोन। आपने वो सेंटा क्लोज वाली टोपी देखी ना, होलोकोन। अरे यार, कौन देखा होगा ना, तुम लोग भी है ना ऐसे देखते हो जैसे तुम पहली बार कौन का सुन रहे हो। ये होलोकोन, तो होलोकोन की मान लो ये टोटल हाइट h है, टोटल हाइट कितनी h, तो सेंटर ऑफ मास कॉमन सेंस इस एक्सिस पे होगा, यस और नो, बोला यस। तो देखना, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे तो 0 पे रहेगा, लेकिन y एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा, बोला यस। अगर ये होलोकोन है तो बेस से, कहां से, बेस से h/3 हाइट पे होता है। कितनी हाइट पे होता है, h/3 पे। तो y सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली h/3। अगर कोन होलो हो तो, कैसा कोन हो तो, होलो कोन हो तो। अगर होलो की जगह सॉलिड होगा तो क्या होगा, वो चेंज होता, मैं बताता हूं। अगर सॉलिड कोन हो, कैसा कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन में y सेंटर ऑफ मास h/3 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कॉमन सेंस से बताना। अगर कोन सॉलिड होगा तो नीचे मास ज्यादा होगा, तो जिधर मास ज्यादा होगा वहां ही सेंटर ऑफ मास आएगा, तो उसकी वैल्यू होती है h/4। सॉलिड कोन के लिए y सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होता है, h/4 पे। याद रखना सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि h/3 होता है वो h/4 से ज्यादा होता है। अरे h/3 h/4 से ज्यादा होता है। अगर होलो कोन होगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर होता है, सॉलिड कोन में सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आता है। क्यों नीचे आता है, रीजन बताता हूं। क्योंकि सॉलिड कोन में मास एवरीवेयर होगा, तो बेस, देखो बेस पे मास ज्यादा होगा, ऊपर तो मास कम हो रहा है ना, तो जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ होगा। तो होलो कोन में h/3 पे होता है, तो सॉलिड कोन में h/4 पे होता है। याद रखना, होलो कोन पे h/3 पे होता है तो सॉलिड कोन में h/4 पे होता है। ये चीज दिमाग में रखना। चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये सारा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, पर जेई मेंस और नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास ऐसे ऊपर वाली रिंग है और नीचे वाली डिस्क है। ऊपर वाली क्या है, रिंग, सेमी रिंग, और इसकी रेडियस कितनी है, r। कितनी है, r। दिस इज द सेमी रिंग एंड दिस इज द सेमी डिस्क। लिख लेना, सेमी डिस्क, दिस इज द सेमी रिंग। और इस वायर का मास m है, इस वायर का मास कितना है, m। और नीचे वाले डिस्क है उसका मास भी कितना है, m है। कितना है, m है। हाँ, मैंने ऐसे बनाया कि इसका मास m है और इसका मास, चलो इसका मास 3m ले लेता हूं। इसका मास कितना ले लेता हूं, 3m। तो मेरे को बोला कि इन दोनों का, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ये मैंने ऊपर रिंग लगाई, देखो रिंग में पूरी जगह मास नहीं होगा, सिर्फ यहां पे होगा, सरफेस पे सिर्फ यहां मास होगा। मास कहां होगा, सिर्फ यहां। और डिस्क में एवरीवेयर मास होगा। रिंग का मास आपको m गिवन है, सेमी रिंग का मास कितना गिवन है, m गिवन है, और डिस्क का मास कितना गिवन है, 3m गिवन है। और एक और बात, इन दोनों की रेडियस r है, इन दोनों की रेडियस कितनी r है। तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, सेंटर ऑफ मास यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। कैसे बताओगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत आसान है। रिंग का तुम्हें पता है कि रिंग का यहां से यहां पे होगा 2r/π पे, सिर्फ रिंग का, अभी मैंने पढ़ाया था 2r/π।
और डिस्क का देखो, डिस्क नीचे बनाई है तो नीचे की तरफ होगा और इसका यहाँ पे 4r/3π पे होगा। अरे होगा नहीं होगा, अच्छे से बताओ। डिस्क का नीचे होगा 4r/3π पे। बच्चे ने बोला हाँ सर। तो क्या मैं इस पूरे डिस्क का मास यहाँ पे 3m कंसंट्रेट कर सकता हूं और इस पूरी रिंग का मास यहाँ पे m कंसंट्रेट कर सकता हूं? बोला यस। अब क्या बन गया? अब 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया। अगर नहीं समझ में आता तो देख अच्छे से। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि ऊपर क्या बन गया, ऊपर आपका बन गया m मास और नीचे बन गया आपका 3m मास। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 2r/π और 4r/3π। दोनों को जोड़ दो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l की वैल्यू कितनी होगी? 2r/π। देखो 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 कितनी होगी? 2r/π प्लस 4r/3π। अब मैं कैसे जोड़ता हूं वो देखना तुम। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये दोनों जोड़ना आसान हो जाएगा, 10r/3π। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10r/3π। 10r/3π। अब कॉमन सेंस है, सेंटर ऑफ मास इस 3m की साइड में होगा, तो एक काम करते हैं 3m से कितना दूर होगा? एक तो ये कर सकते हो, दूसरी चीज क्या करोगे? एक तो ये तरीका, दोनों के बीच की l निकाल लोगे और 3m से कितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा, फिर ओरिजिन से ये वाला 4r/3 में से माइनस कर देना। एक दूसरा काम करोगे, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे क्या है? 0 0 0 0 ओरिजिन। और ऊपर कितने है? ऊपर है तुम्हारा 2r/π। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लोगे 0, 2r/π 0, 2r/π और इसके कोऑर्डिनेट लिख लो 0, 4r/3π। लेकिन ये नीचे है तो क्या इसके कोऑर्डिनेट माइनस के साथ आएंगे? इसके कोऑर्डिनेट माइनस के साथ आएंगे? बोला यस। अब क्या कर देना है? फॉर्मूला लगाओ, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 × y1। m1 × y1 कितना? m × 2r/π प्लस 3m × 4r/3π, लेकिन माइनस का 3m × माइनस का 4r/3π। क्या समझ में आया नहीं आया? और नीचे टोटल मास m और 3m 4m हो जाएगा। देखो m कॉमन आगे कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना बच गया? ऊपर बच गया 2r/π और ये है माइनस का 4r/π और नीचे कितना? 4। तो अब कॉमन सेंस से बताओ, 2r/π में से 4r/π जाएगा तो 2r/π बचेगा और वो भी माइनस का, तो माइनस का 2r/π डिवाइड बाय 4। तो ये 4 इससे कट के कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? -r/2π। -r/2π, माइनस r और पाई नीचे आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -r/2π। तो आपका आंसर यहां आएगा। इस बॉडी का पूरा सेंटर ऑफ मास फाइनल आंसर यहां पे होगा -2r/π। वाई सेंटर ऑफ मास बेसिकली -r/2π, सॉरी -r/2π। x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर समझ में आएगा। तो इस तरीके की क्वेश्चन आए तो आप छोड़ना मत, इस तरीके की क्वेश्चन आप छोड़ना मत। चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 3rd जो भी है, क्वेश्चन 2nd 3rd जो भी है, 3rd 4th जो भी, मुझे नंबर याद नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास एक एल शेप लेमिना ऐसा ऐसा एल शेप, ठीक है, एल शेप ऐसा, एल शेप, एल दिख रहा है ऐसे करके ऐसा। अब इसमें क्या बोला कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं और ये है 90 डिग्री मतलब 0,0, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? पहली बात तो ये स्क्वायर है, ये वाला अंदर वाला स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। मतलब मेरी बात सुनना कि अगर ये वाली लेंथ 2 मीटर दे रखी है, कितना मीटर दे रखी है? 2 मीटर, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0, इसके भी कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0,2। कितने हो जाएंगे? 0,2। मैं बोलता हूं अगर मैं इसको एक अलग ब्लॉक मानूं, इसको अलग ब्लॉक मानूं, इसको अलग ब्लॉक मानूं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ये 1 होगा तो ये हाइट भी 1 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1।
कितने हो जाएंगे 1,1। अब मेरी बातें सुनना, इस ब्लॉक 1 का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इस पहले वाले ब्लॉक का, इसका, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। क्या इसका सेंटर ऑफ मास C1 लिख लो, इसका सेंटर ऑफ मास C2 लिख लो, इसका सेंटर ऑफ मास C3 लिख लो? बोला लिख लो। इस ब्लॉक का मास में m मान लो, लेट से m है, तो इस ब्लॉक का मास भी m होगा, तीनों एक जैसे, इसलिए तीनों का मास m होगा। बोला यस। तो अब आपको x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास निकालना है। x सेंटर ऑफ मास बेसिकली m1 x1, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, सेंटर 1 के कोऑर्डिनेट, ये टोटल 1 है इस ब्लॉक के लिए, तो ये आधा 1/2 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2 और y हाइट भी हो जाएगी 1/2, तो 1/2, 1/2। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट ये 1 है और उसमें 1/2 और जोड़ दो, 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 और y में कितनी हाइट है 1/2, तो 1/2। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट यहीं पे चलेगा, तो 1/2, x तो 1/2 होगा, लेकिन y हाइट कितनी होगी, ऊपर जाओ यहां से, ये हाइट है, ये 1 है, ये 1/2 है, मतलब 3/2। ये कोऑर्डिनेट समझ में आए नहीं आए? अब क्या करना है, अब तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 कर देना, तो m इंटू x1 कितना 1/2 प्लस इसका भी मास m है, x2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस m3 कितना है m और x3 कितना है 1/2 डिवाइड बाय टोटल मास कितना m1 प्लस m2 प्लस m कितना हो जाएगा 3m, इस m से ये m गया 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1 में 3/2 जोड़ दो, 1 में कितने जोड़ दो 1 में 3/2 जोड़ दो, आ रहा है तो 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, तो ऊपर आ गया 5/2 और नीचे कितना पड़ा है 3, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये देगा 5/6। x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 5/6, तो जितना x सेंटर ऑफ मास आएगा उतने y सेंटर ऑफ मास आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट देखो 1/2 3/2 1/2, इसमें भी देखो 3/2 1/2 1/2, 1/2 दो बार आया, 3/2 दोनों में एक बार आया, तो कॉमन सेंस से y सेंटर ऑफ मास भी 5/6 आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना, y सेंटर ऑफ मास भी कितना आ जाएगा 5/6, तो ये चीज दिमाग में रखना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सेंटर ऑफ मास बहुत आसान चीज है, इसको आराम आराम से पढ़ो, नोट्स बनाते रहना, है ना। चलिए बाय बच्चों।